ओके सो गुड इवनिंग। मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? Yes, good evening. चलिए, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था ये रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना, सैंपल स्पेस अलजेब्रा ऑफ इवेंट। सो ये डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, सो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, फिर सैंपल स्पेस क्या है, फिर सिग्मा फील्ड क्या है। सो जो लोग नए हैं, आप पुराना रिकॉर्डेड एक लेक्चर हुआ अभी स्टैट्स का, और टोटल 3 लेक्चर हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये 4th लेक्चर है ऐसे तो। सो उसमें सिग्मा फील्ड डिस्कस किया हमने, फिर इवेंट डिस्कस किया था। इवेंट जो है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, जब सिग्मा फील्ड स्पेसिफाई नहीं है, अदरवाइज जो सिग्मा फील्ड के एलिमेंट्स हैं वही इवेंट है। सो ये लास्ट क्लास में ये डिस्कस किए थे टॉपिक्स, और अभी देखेंगे, हाँ वो भी देखा था क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, या जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला डेफिनेशन है ना। सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को यूज करके हम प्रोबेबिलिटी तब निकालते हैं जब इक्वली लाइकली आउटकम्स हो, और दूसरा कि सैंपल स्पेस में फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स हो। ये 2 रेस्ट्रिक्शन है कि सैंपल स्पेस में फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे, और जो आउटकम्स है सैंपल स्पेस के वो इक्वली लाइकली होंगे, तब जाके हम ये यूज करेंगे, जिसका आप शायद क्लासिकल डेफिनेशन भी बोलते हैं ना इसको, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अभी हमें देखना है एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन, ठीक है ना, एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है? और इसी डेफिनेशन के बेस पे बाकी आगे सारा काम होगा। जो क्लासिकल डेफिनेशन है वो इसका एक पर्टिकुलर केस है ना, वो या इसमें वो केस भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, जब इक्वली लाइकली होगा, फाइनाइट आउटकम्स होंगे सैंपल स्पेस में, तो ऑब्वियसली यहाँ भी वो वैलिड होगा। तो ये उसका जो उसमें थोड़ी बहुत कमियां थी उसको दूर करने के लिए ये डेफिनेशंस दिए गए थे, है ना, मतलब ये एक्सटेंशन है उसका। सो क्वेश्चन ये है, तो कोई बताइए आप लोग क्या जानते हैं एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन के बारे में? कोई भी जिनको थोड़ा बहुत पता तो होगा ही आप लोगों को। सो हाउ डू डिफाइन दिस? ट्राई करो, गलत होगा कोई बात नहीं, ट्राई करके देखो। किसी को नहीं पता है? इसमें 3 एलिमेंट्स होंगे हमारे, ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी है उसका जो सम है वो 1 होगा। Yes. और मतलब ये 0 से ज्यादा होगी। यस, हाँ, तो आप जो बता रहे हैं कि एक तो जो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, ठीक है, या मैं ऐसे लिख देता हूँ। चलिए, ये जो पॉइंट है, चलो दूसरा पॉइंट इसको बोलते हैं। पहला पॉइंट है जो आपने बताया कि ये होगी, ठीक है। और सो एक्सियम क्या होते हैं कि स्टेटमेंट है जो सेल्फ प्रूव्ड, इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है ना। एक्सियम से थ्योरम्स होते हैं कि स्टेटमेंट दैट कैन बी प्रूव्ड दैट हैज अ प्रूफ। एक्सियम क्या होते हैं? दैट
इसका कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं, इट इज सेल्फ प्रूफ्ड स्टेटमेंट, तो इसकी कोई प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, और क्या तीसरा कंडीशन को बताइए, पता तो है ही आप लोगों को कि सबने पढ़ा तो है ही, स्पेशली जो स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के लोग हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ए हाईएस्ट जो होता है वो समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाता है। कब कब ऐसा होता है, क्या हमेशा ऐसा होगा? हाँ, जब ये यस व्हेन दिस सीक्वेंस, सो मान लो ए आई एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जहां आई की वैल्यू 1 से इंफिनिटी है, सो दिस इज पेयर वाइज डिसजॉइंट, पेयर वाइज डिसजॉइंट हो गया। अब डिसजॉइंट क्या होता है, तो डिसजॉइंट डिस्कस करते हैं। दे आर पेयर वाइज डिसजॉइंट इवेंट्स, है ना, ये चीज है। सो व्हेन दे आर पेयर वाइज डिसजॉइंट इवेंट, सो जो प्रोबेबिलिटी है सो प्रोबेबिलिटी इज अ सेट फंक्शन, इसका डोमेन क्या है? हाँ, whose domain is sigma field, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है जिसका डोमेन है सिग्मा फील्ड। सिग्मा फील्ड आपको नहीं बोलना है तो आप बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ इवेंट्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ इवेंट्स को ही सिग्मा फील्ड बोलते हैं। या और स्टैंडर्ड वर्ड में आप जैसे अगर सिग्मा फील्ड को इंट्रोड्यूस ही नहीं करना है, मतलब मेजर थ्योरी डिस्कस नहीं करना है, तो सिंपल जो पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस है वही आपका डोमेन है प्रोबेबिलिटी का। सो हुज डोमेन इज सिग्मा फील्ड, सिग्मा फील्ड का मतलब सेट ऑफ इवेंट्स, ठीक है ना, या इवेंट स्पेस बोल सकते हैं आप, यस। सो हुज डोमेन इज सिग्मा फील्ड। इन जनरल जब कुछ सिग्मा फील्ड नहीं दिया है तो वहां सिग्मा फील्ड है पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है ना। सो एंड रेंज इज, रेंज तो पता ही आपको, इंटरवल 0 to 1 सच दैट, इस तरीके से कि ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। सो प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है जिसका डोमेन है सिग्मा फील्ड या सेट ऑफ इवेंट्स, और उसका रेंज है इंटरवल 0 से 1, इस तरीके से कि ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सिग्मा फील्ड। अब सिग्मा फील्ड में कल एस लिख रहा था, मैं वही कंटिन्यू करता हूँ। सो एस मतलब सिग्मा फील्ड, वेयर जो मैं नोटेशन यूज कर रहा हूँ एस इज सिग्मा फील्ड। सिग्मा फील्ड से कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं, दिस इज सेट ऑफ इवेंट्स, ठीक है। ओमेगा ऑलरेडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होनी चाहिए, और ये ऐसा होगा तब बोलेंगे प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। तो ये सिंपल डेफिनेशन है, कहीं जरूरत पड़ती है तो आप बता सकते हो कि ये है। अब डिसजॉइंट क्या है, तो एक डिसजॉइंट में आप बात कर रहा हूं, चूंकि यहाँ पे एक वर्ड डिसजॉइंट आ गया है। सो डिसजॉइंट का दूसरा नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो इवेंट्स, सो रितांशु आपका माइक ऑन है। सो ओके, सो डिसजॉइंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सो कोई बताइए कैसे डिफाइन करते हैं आप डिसजॉइंट इवेंट्स को? कोई भी बताओ, हाउ डू डिफाइन डिसजॉइंट? यस, सो डिसजॉइंट में एक्चुअली दो तरह के, ऐसा भी चलो इन जनरल बात करें। सो लाइक टू इवेंट्स A and B are disjoint, मतलब इवेंट इज जस्ट लाइक अ सेट, है ना। सेट थ्योरी में जो यूनिवर्सल सेट है वो हमारे पास अब सैंपल स्पेस है, और कोई भी जो एक सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का तो वो यहाँ पे एक इवेंट है वो, ठीक है। सो टू इवेंट्स A and B are disjoint if and only if A intersection B is equal to null set, void set या empty set, है ना। सो ये एम्प्टी सेट हो जाए। इसमें दो तरह के सिचुएशन है, डिसजॉइंट में दो तरह के केस आते हैं। जैसे अगर मोर देन टू इवेंट्स है, मान लो इफ वी हैव मोर देन टू इवेंट्स, देन
डिसजॉइंट हैज टू कैटेगरी, है ना, डिसजॉइंट हैज टू कैटेगरीज। बताइए कोई क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से टू कैटेगरीज डिसजॉइंट के, कोई ट्राई करो। डिसजॉइंट को दो दो पार्ट क्या क्या होते हैं? एक पेयर वाइज होता है डिसजॉइंट। हाँ यस, एक पेयर वाइज और एक म्यूचुअली। तो जहाँ ठीक है ना, सो होता क्या है, एक होता है पेयर वाइज डिसजॉइंट होगा, पेयर वाइज डिसजॉइंट, एंड दूसरा होगा, एंड जो दूसरा आपके पास आएगा वो है म्यूचुअली डिसजॉइंट, है ना। सो पेयर वाइज डिसजॉइंट एंड म्यूचुअली डिसजॉइंट। तो इसको डिफाइन करते हैं। देखो मोर देन टू सेट्स है तभी इसका एग्जिस्टेंस, दो टू सेट्स है तो उसके लिए कोई यही डेफिनेशन है। सो इफ वी हैव, पढ़ लोगे, मोर देन टू सेट्स, सो इफ वी हैव मोर देन टू सेट्स, टू इवेंट्स, ठीक है ना, देन डिसजॉइंट हैज टू कैटेगरी, पेयर वाइज डिसजॉइंट या म्यूचुअली डिसजॉइंट। तो इसको मैं डिफाइन करता हूं अलग से। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट? पेयर वाइज डिसजॉइंट, ठीक है। तो मान लो इवेंट्स E1 E2 अप टू En इस तरीके से है, E1 E2 डॉट डॉट अप टू En। दिस इज जहां n मोर देन 2 होगा, मैं यहां बात कर रहा हूं, n मोर देन 2 नहीं है तो वो मीनिंग सेम ही हो जाएगी, है ना। सो मतलब अगर n की वैल्यू 2 है, इफ यू हैव ओनली 2 इवेंट्स, तो पेयर वाइज डिसजॉइंट या म्यूचुअली डिसजॉइंट दोनों की सेम मीनिंग है। लेकिन अगर 2 से ज्यादा इवेंट्स हैं, दोनों की मीनिंग अलग अलग है। तो क्या मीनिंग है? सो इवेंट्स E1 E2 En, these are पेयर वाइज डिसजॉइंट। ये सब बिल्कुल बेसिक सेट थ्योरी है, या समझो बेसिक प्रोबेबिलिटी है जो आप लोग स्कूल डेज से ही पढ़ते आए हो। सो इवेंट्स E1 E2 En आर पेयर वाइज डिसजॉइंट इफ एंड ओनली इफ। बताइए कोई क्या मतलब है इसका? Intersection A is equal to 5. इंटरसेक्शन सो यू टेक एनी टू एट अ टाइम, यू विल हैव एम्प्टी इंटरसेक्शन, है ना। सो लाइक जैसे EI इंटरसेक्शन EJ is equal to 5 for all I different than J, ठीक है ना। देखो सो ये क्या रहेगी कि EI इंटरसेक्शन EJ is 5 for all I different than J, और इट कैन टेक एनी वैल्यू 1 से n तक कुछ भी। जैसे एग्जांपल के लिए इवेंट्स ABC, या इवेंट्स की जरूरत भी नहीं, आप सिर्फ सेट्स के टर्म में बात कर सकते हो, क्योंकि डिसजॉइंट में प्रोबेबिलिटी का कोई काम नहीं है। जो डिसजॉइंट हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ प्रोबेबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए जब इंडिपेंडेंट हम डिफाइन करते हैं तो इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी के रिस्पेक्ट में डेफिनेशन है, डिसजॉइंट के डेफिनेशन में प्रोबेबिलिटी कहीं नहीं आता है। तो डिसजॉइंट अलग चीज है, इंडिपेंडेंट अलग चीज है। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है ना कि इंडिपेंडेंट इवेंट और डिसजॉइंट इवेंट, तो दोनों के डेफिनेशंस अलग अलग, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है उसका डेफिनेशन से। डिसजॉइंट इवेंट्स अलग हैं और इंडिपेंडेंट इवेंट्स अलग हैं, क्योंकि डिसजॉइंट इवेंट में प्रोबेबिलिटी का कोई काम नहीं है, कहीं प्रोबेबिलिटी यूज नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि अभी पीछे डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन में ये वर्ड आया था, इसलिए इसको डिफाइन कर रहे हैं, है ना। यहाँ मैंने यूज किया ना ये वर्ड, यहाँ मैंने यूज किया ना पेयर वाइज डिसजॉइंट। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस पेयर वाइज डिसजॉइंट, है ना। So event this are pair wise and this happens. So ABC are pair wise disjoint. कब होगा ऐसा? If and only if। बताइए कितने कंडीशंस आएंगे यहाँ पे? है ना। So एक आएगा
A intersection B is phi, B intersection C is phi and A intersection C is phi. ये तीन कंडीशन है. ओके, सो ये तो हो गया आपका. एग्जांपल देता हूं मैं. 1 2 2 3 3 1. क्या ये तीन इवेंट पेयर वाइज डिसजॉइंट है? ये इजीली आप चेक कर पा रहे होंगे डेफिनेशन से. तीनों होल्ड करना चाहिए. यहाँ पे तीनों फेल हो रहा है. अगर एक भी फेल हो जाए तो भी नहीं रहेगा. अगर इसमें से एक भी फेल हो गया तो पेयर वाइज डिसजॉइंट नहीं होगा. आप चेक कीजिए. सो पेयर वाइज डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है, AC में 1 कॉमन है. यहाँ अगर मैं 3 4 लिख दूं तब भी पेयर वाइज डिसजॉइंट नहीं है. सो ओके है ये? समझ आ रहा है आप लोगों को? अरे हाँ ना बोलो, तुम्हारे बदले कोई और नहीं बोलेगा, तुम्हें बोलना है. यस सर. हाँ, सब लोग अपनी जिम्मेदारी लो, ठीक है? एक तो ऑनलाइन क्लास यही दिक्कत है, सब दूसरे के भरोसे बैठे हुए होते हैं. ऑफलाइन में क्या है, जिसकी तरफ देख लो उसको जवाब देना पड़ेगा, है ना? इस तरह से. सो नॉट, ठीक है. अब आते हैं म्यूचुअली डिसजॉइंट पे. सो म्यूचुअली डिसजॉइंट है ना, इसका मतलब सिंपली डिसजॉइंट जहां लिखा हुआ है म्यूचुअली डिसजॉइंट ही होगा, है ना? या सिर्फ डिसजॉइंट लिखा हुआ है उसका मतलब ही बाय डिफॉल्ट म्यूचुअली डिसजॉइंट ही होगा, ठीक है? सो इवेंट्स E1 E2 En इस तरीके से है. सो दीज आर म्यूचुअली डिसजॉइंट इफ एंड ओनली इफ. कोई बताइए क्या मीनिंग होगा इसका? सो म्यूचुअली डिसजॉइंट कब होगा ये? यस, तो यहां आपको एक साथ कंसीडर करना है E1 E2 E3 डॉट 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 अप टू En. सो ये आपका डिसजॉइंट होगा, ठीक है? सो इस तरीके से. अब एग्जाम्पल लिखते हैं. वही वाला एग्जाम्पल ले लो. 1 2 2 3 3 1, ठीक है? सो 1 2 2 3 एंड 3 1. क्या ये म्यूचुअली डिसजॉइंट है? यस और नो? सिंपली आप चेक करेंगे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. क्या तीनों में ऐसा कोई एलिमेंट कॉमन है क्या? नहीं. तो इसका मतलब है कि A B C आर म्यूचुअली डिसजॉइंट या जस्ट डिसजॉइंट, है ना? ओके. अब आपसे पूछा जाए इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, कौन किसको इंप्लाई करेगा, कौन सा स्ट्रॉन्गर कंडीशन है? पेयर वाइज इंप्लाई म्यूचुअल. हाँ. सो जैसे यहाँ पे आपने देखा म्यूचुअली डिसजॉइंट तो है, बट यही वाला सेट पेयर वाइज नहीं था, तो म्यूचुअल तो पेयर वाइज इंप्लाई करेगा नहीं. लेकिन अगर पेयर वाइज, ठीक है ना? सो मैं कहना चाह रहा हूँ थ्योरम यहाँ पे ये है, pairwise disjoint events are also mutually disjoint. वो ऑब्वियस है क्योंकि वहां एक साथ बहुत सारे लोग हैं, तो कॉमन 5 हो गया. अगर 2 का इंटरसेक्शन 5 हो गया
तो बाकी किसी के साथ में इंटरसेक्शन में तो फाई ही आएगा। सो म्यूचुअली डिसजॉइंट है ना। बट रिमार्क ये है यहाँ पे जस्ट वन वे है। वन वे मतलब आप कन्वर्स नहीं बोल सकते है ना। सो कन्वर्स ऑफ एबव स्टेटमेंट converse of above statement is not true। ठीक, so converse of above statement is not true। एग्जाम्पल, अब देखो जब आप कहीं भी कुछ बोलते हो कोई स्टेटमेंट ट्रू नहीं है कहीं भी, तो आपको साथ में एक देना होता है एग्जाम्पल। कभी भी किसी स्टेटमेंट को आप रॉन्ग बोल रहे हो तो आपको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा उसके अगेंस्ट, है ना। सो इसका एग्जाम्पल हमने पहले डिस्कस कर लिया है। सो ये एक एग्जाम्पल है। सो ये देख लीजिए कि ये कन्वर्स ट्रू नहीं, ये म्यूचुअल, ये जो इवेंट्स हैं म्यूचुअली डिसजॉइंट बट नॉट पेयर वाइज डिसजॉइंट। तो इसीलिए कि कहीं म्यूचुअली डिसजॉइंट होना इस बात की गारंटी नहीं देगा कि वो पेयर वाइज डिसजॉइंट होगा, बट अगर पेयर वाइज डिसजॉइंट है तो वो इस बात की गारंटी देगा कि म्यूचुअली डिसजॉइंट होगा। प्रूफ भी देख सकते हैं, प्रूफ सिंपल है, 2 इंटरसेक्शन वो है तो बाकी का इंटरसेक्शन 5 होगा। सो नॉट पेयर वाइज डिसजॉइंट। ओके, कोई डाउट है इसमें? सो अभी मैंने एक टर्म डिफाइन किया, पेयर वाइज डिसजॉइंट, म्यूचुअली डिसजॉइंट और उसके बीच रिलेशन। फिर हमने उससे पहले डिफाइन किया एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए, ठीक है ना। चलो, अगर मैं जैम का सिलेबस देखूं, मतलब सॉरी प्रीवियस ईयर पेपर अगर देखूं तो इसमें शायद डिसजॉइंट पे तो क्वेश्चंस नहीं आया होगा जहां तक मुझे लगता है। चेक कर लेते हैं। सो डायरेक्टली डिसजॉइंट पे तो ऐसे बता रखा है, देखो EFB2 म्यूचुअली डिसजॉइंट में लिखने का जरूरत नहीं था म्यूचुअली तो। सो इंडिपेंडेंट है तो ऐसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा जहां चेक करने का होगा, वर्ड यूज किया होगा। ऐसे दूसरा कोई वर्ड भी नहीं है क्या इसमें, एक ही ट्रेस कर पा रहे हैं ना। सो ऐसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन तो नहीं है। तो चलिए, तो ये ज्योमेट्रिक रिलेशन डिस्कस कर लिया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शंस, तो ये डिस्कस कर लेते हैं। सो नाउ अगर आपसे पूछा जाए A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी, तो ये तो आप इजीली बता दोगे क्योंकि ये सब तो बचपन से हम लोग करते आए हैं। इस तरह से है। और दूसरा केस है, अगर मान लो A और B डिसजॉइंट है तो क्या होगा, है ना। सो ठीक है, ये A इवेंट है, ये B इवेंट है, ये A इवेंट है, ये B इवेंट है। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी में क्या ही पूछूं आप लोगों से, है ना, सबको पता तो है ही। सो इन जनरल जब मैं लिखता हूं उसका मतलब है किसी भी सिचुएशन में, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो इन जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B में और प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B में क्या रिलेशन है इन जनरल? इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है मैं पूछ रहा हूँ। इन जनरल किसी भी सिचुएशन में क्या रिलेशन है इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी में? लेस देन इक्वल टू। सो क्या ये छोटा होगा? तो आप ऊपर से देख सकते थे, हाँ
सो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि इसमें से कुछ माइनस कर रहे हैं तब वो मिल रहा है। यस, सो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कम होगी पी ए प्लस पी बी से इन जनरल, ठीक है ना। और अगर ऐसा हुआ कि इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, सो इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, अगर ए बी डिसजॉइंट है तो सिंपली डिसजॉइंट है तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो उस केस में देन सिंपली ए यूनियन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसके बीच क्या रिलेशन रहेगा? इक्वल। इक्वल टू। ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन में भी था, डेफिनेशन में जो तीसरा पॉइंट यही कह रहा था, वो उसमें भी उससे भी आ जाता डायरेक्टली कि अगर डिसजॉइंट है तो यूनियन कैन बी रिटन एज सम ऑफ, है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन इज सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। तो हाँ, ये इफ एंड ओनली इफ है। यस, सो आप सही कह रहे हैं, दिस इज इफ एंड ओनली इफ। अब ये लिखा था वन वे था, है ना, सो दिस विल वर्क इफ एंड ओनली इफ आल्सो। सो ठीक है, तो मतलब पॉइंट्स लिख लो, पहला दूसरा, मान लो इस तरह से लिख दिया तीसरा पॉइंट। सो इस तरीके से इफ एंड ओनली इफ, ठीक है ना, बोथ वे में वर्क करेगा। नहीं, एक अच्छा क्वेश्चन आ गया याद यहाँ पे, दिस विल नॉट वर्क इफ एंड ओनली इफ। सो है ना, इट विल नॉट वर्क इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, कैसे? एग्जांपल देखते हैं, चलो। ए बी आर डिसजॉइंट देन यूनियन इज दिस। सो अगर डिसजॉइंट है तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो वो हो गया। अब उल्टा करते हैं, अगर ऐसा हो रहा है जिससे क्या होगा, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 तो क्या वो डिसजॉइंट होगा? क्वेश्चन ये है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 0, so what can you say about A? And if probability of event is, some event B is 1, so what can you say about B? बताओ। So A is a null set. कितने लोग एग्री करते हैं? और B में? A is an impossible event. Yes, A is impossible event, correct. But क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ, B सैंपल स्पेस होगा। B सैंपल स्पेस होगा। कोई है जिसको इस पे डाउट है? No sir. तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। सो बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग, ठीक है, दिस इज ऑल्सो फॉल्स एंड दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ओके, सो अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है तो जरूरी नहीं वो एम्प्टी इवेंट ही होगा, वो नॉन एम्प्टी इवेंट भी ऐसे बहुत सारे हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। और ऐसे अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है तो कोई जरूरी नहीं सैंपल स्पेस ही होगा। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स है जो सैंपल स्पेस नहीं है लेकिन प्रोबेबिलिटी उसकी 1 है। तो यहाँ थोड़े से मेजर थ्योरी आता है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ एग्जाम्पल एक आपको। उल्टा सही है, इसका कन्वर्स ट्रू। देखो ये मतलब सिंपली लिख दूं, इफ एंड ओनली इफ लिख दूं तो गलत है, ठीक है ना। मतलब ऐसे ट्रू है, अभी ट्रू है स्टेटमेंट ये, समझ रहा ना, ये समझ आता ना आपको। वे अगर ए एम्प्टी सेट है तो प्रोबेबिलिटी ए की 0 होगी, कोई डाउट नहीं है। अगर बी सैंपल स्पेस है, बी की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, कोई डाउट नहीं है। बट इधर से इधर नहीं आ सकते आप, उधर से उधर आओगे तो गलत हो जाएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। सो इस तरह के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, वहां लिखा रहता है, उसमें फंसा देगा आपको ये, एंड स्पेशली गेट टूट एग्जाम में, क्योंकि वो तो गेट का लेवल एमएससी है ना, तो वो तो एक्सपेक्ट करता है आपको ये पता हो। ओके, चलिए एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। मैं सैंपल स्पेस ले रहा हूं, इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, ओके। और मतलब एग्जांपल बहुत सारे हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मिल सकता है आपको। और मैं अगर डिफाइन कर दूं एक इवेंट ए है सिंगलटन ए, एक इवेंट बी है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है।
मतलब मैं पहले आप लोगों से कंफर्मेशन ले लूं, क्या ओमेगा सेट और बी सेट इक्वल है? यस और नो? नो। हाँ, ओके फाइन। सो ओमेगा एंड बी दोनों डिफरेंट सेट है, तो ओमेगा मतलब सैंपल स्पेस ले रहा हूं मैं, बी कोई इवेंट है, सबसेट है इसका। अब मैं एक एग्जांपल ऐसा लिखूंगा जहां बी की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी, तो वो जो मैं फॉल्स कह रहा था प्रूव हो जाएगा, क्योंकि किसी स्टेटमेंट को गलत करने के लिए एक एग्जांपल काफी है। तो अगर मैं एक ऐसा एग्जांपल लूं प्रोबेबिलिटी का जहां बी की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए, ओके है? अच्छा अब आपसे मैं पूछूं कि क्या ए सेट एम्प्टी सेट के इक्वल है? यस और नो? सेट ए एम्प्टी सेट के इक्वल है? नो सर। नो, ओके। अब मैं अगर ऐसा करूं, एक ऐसा एग्जांपल लिखूं जहां पे ए की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए, तो प्रूव हो जाएगा ऊपर वाला? चलिए, तो मैं डिफाइन करता हूं। इफ कोई सबसेट ले लेते हैं, क्या लूं मैं? ई कोई सबसेट ओमेगा का, मतलब लाइक मैं बोल रहा हूं ई कोई इवेंट है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मैं डिफाइन करता हूं लेंथ ऑफ इंटरवल ई अपॉन लेंथ ऑफ ओमेगा। ये मैंने डिफाइन किया अपनी मर्जी से, ये प्रोबेबिलिटी मैंने डिफाइन किया, ठीक। और यहाँ जो ए है वो लेस देन बी होगा, सो यहाँ जो मैं एम्प्टी सेट नहीं लूंगा, सो ये जो ए है स्ट्रिक्टली लेस देन बी होगा, ठीक है। अब आप लोग इस के हिसाब से मुझे बताइए कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आपको इंटरवल का लेंथ निकालना आता है ना सबको? मॉड ऑफ सो ए का आंसर क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट ए क्या होगा? लेंथ ऑफ ए का लेंथ, सिंगलटन सेट का लेंथ कितना होता है? 0। 0 और सैंपल स्पेस का लेंथ है b माइनस ए, तो ये आ गया 0। बट आप यहां क्या देख रहे हैं? a इक्वल नहीं था एम्प्टी सेट के, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b? b माइनस a बाई b माइनस a बाई b माइनस ए बाई बी माइनस ए, जो कि आ गया आपका 1। बट यू स्ट्रांगली एग्री दैट बी सेट इज डिफरेंट देन ओमेगा, है ना? टू सेट्स इक्वल होने की कंडीशन ये कि बोथ आर सबसेट ऑफ ईच अदर, है ना? ये होता है ना कि ए एंड बी आर इक्वल इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। तो ऐसा तो यहाँ हो नहीं रहा। सो आपका ये स्टेटमेंट प्रूव हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी, इसीलिए अब ये इफ एंड ओनली नहीं होगा, जस्ट वन वे, ठीक है। सो ए एंड बी आर है ना, पूछ गया था कि याद दिला दी ये चीज। सो ए एंड बी डिसजॉइंट है, देन ऐसा होगा। अगर ऐसा हो रहा है जरूरी नहीं कि डिसजॉइंट होगा, ओके। तो एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, यही एक ऑप्शन बना देगा कि डिसजॉइंट देन दिस, दूसरा ऑप्शन होगा दिस देन डिसजॉइंट, इस तरह से बना देगा ऑप्शंस को। ओके, सो कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सो बट कन्वर्स ऑफ, मैं पॉइंट लिख रहा था पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, तीसरा पॉइंट। सो कन्वर्स ऑफ above statement may not be true, may not be true, ठीक है। सो कन्वर्स ऑफ above statement may not be true। चलिए, जैसे और कुछ एग्जांपल्स ले लो। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, आप लोग क्या जानते हो? सैंपल स्पेस है, ये ए है, तो इसके बाहर वाला ए कॉम्प्लीमेंट है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a यस,
सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हालांकि बहुत इजी है, इसका प्रूफ कैसे करते हो आप लोग? अगर मान लो प्रूफ करना है अगर शॉर्ट में तो क्या करेंगे? क्योंकि प्रूफ बहुत इजी है इसीलिए बोल रहा हूँ। हाँ, हाउ विल यू प्रूव दिस? A union S minus A से prove करेंगे फिर A union AC is equal to inverse equate. Then take both side probabilities then. यस यस। सो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आपको पता है कि सैंपल देखो वहां से ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, और ये दोनों क्या है? डिसजॉइंट है। सो दोनों डिसजॉइंट है, इसीलिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, और चूंकि डिसजॉइंट है तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। अगर ए एंड बी आर डिसजॉइंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो उस लॉजिक से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, this is 1, so probability of A complement is equal to 1 minus probability of A। ठीक है, so ये मतलब प्रूव हो गया, इजी था इसलिए। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि आपसे अगर पूछा जाएगा, मान लो जैसे मान लो यहाँ पे है इवेंट ए इवेंट बी ए बी। सो आप सब जानते हैं कि ये जो पार्ट है दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, दिस पार्ट इज ए माइनस बी, दिस पार्ट इज बी माइनस ए, और ए माइनस बी को हम लोग ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी लिखते हैं, बी माइनस ए को बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट भी लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे एक फॉर फॉर्मूले है जो मैं लिख रहा हूं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B complement is equal to what? क्या होता है? फिगर में देख के बताओ। हाँ, अरे पता सबको है तुम लोगों को। A माइनस बी सेट की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? फॉर्मूला यहां से बताओ, यहां से देख के। किसी को नहीं पता, ऐसे कैसे हो सकता है? Probability of A minus probability of intersection. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऐसे ये तुम लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, ये सब तो बेसिक चीजें आता ही है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इस तरीके से ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं। ओके ठीक है, अब आगे एक फॉर्मूला आता है, जैसे आप लोग जानते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये सब लोग जानते हैं ना, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस। ओके, तो ठीक है, अब यहाँ क्या होता है कि इफ पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इन जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा? क्या तुम्हें बाउंड पता है इसका? अपर बाउंड और लोअर बाउंड, कल ही हमने पढ़ा था सीक्वेंस सीरीज में, अपर बाउंड लोअर बाउंड। हाँ, तो मुझे प्रोबेबिलिटीज के टर्म में इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड बताना है। क्या कोई बता सकते हैं आप लोग इसको देख के? ट्राई करो, किसी को आइडिया हो तो। Probability of A plus probability of B plus probability of C plus probability of A intersection B intersection किधर लिखूं मैं? plus ये तो अपर बाउंड हो गया, उतना ही रहेगा अपर बाउंड, और लोअर बाउंड में उतना काफी है, मतलब इससे कोई लार्जर नंबर होगा तो अपर बाउंड हो ही जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये भी अपर बाउंड है। अब यहाँ से क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। इस क्वांटिटी से वो ज्यादा होगी, जो इसकी वैल्यू है वो इससे ज्यादा होगी और उससे कम होगी। ठीक, तो यहां तुम देख पा रहे होगे, क्योंकि ये टर्म तो प्रोबेबिलिटी का नेगेटिव कभी होता नहीं है, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। सो नॉन नेगेटिव इसको छोड़ दो,
तो ये सब क्वांटिटी है, इसमें ये ऐड करने पे इक्वल हो रहा है, इसका मतलब इसको हटाओगे तो ये कम है तो वो ज़्यादा है, दिस क्वांटिटी इज मोर। और यहाँ पे क्या है, बाकी वो तो आ जाएगा। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? सो इसको तुम इधर भी लिख सकते हो इन सब चीज़ों को। अच्छा, तो इसको स्पेस, सो इस तरीके से है। हालांकि इसका नाम आई थिंक इसी का नाम है बोन-फेरोनी इनइक्वालिटी, ठीक है ना? अभी आगे मैं लिखाऊंगा, सिलेबस में भी है ये। सो ये एग्जांपल देके बता रहा हूं मैं। अभी सिमिलरली इन जनरल अगर तुम लिखोगे ना, तो अब जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं उसका नाम है इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला। इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला। सो ये कुछ और नहीं है, ये जो फॉर्मूला पीछे मैंने 2 फॉर्मूला लिखा वही है। हालांकि देखो, जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन है इसका नाम भी इंक्लूजन एक्सक्लूजन ही है। ये जो ना यहाँ पे है ये भी आ गया, ये भी इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला ही है। इसमें क्या होता है, किसको इंक्लूड करना है किसको एक्सक्लूड करना है ये डिसाइड करना है, तो फॉर्मूला लिखना, उसको इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला लिखा गया है, ठीक है। सो उसी का जनरलाइज वर्जन में लिख रहा हूँ। अब जनरलाइज वर्जन क्या है कि लाइक प्रोबेबिलिटी A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन अप टू AN। तो आप सबको लोग पता ही होगा, कोई बताओ आप में से ही कि इसको क्या लिखूं मैं? N कुछ भी हो सकता है, N 100 भी हो सकता है। हाँ, क्या लिखूं? A1 plus 2 AU। हाँ, सो आप ये कहना चाह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ AI's I from 1 to N, यस। और पेयर वाइज लेना है। अब पेयर वाइज में सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यही ना? फिर ट्रिपल वाला लेना है। लेकिन कैसे लेना है? I लेस देन J लेना पड़ेगा यहाँ पे, और इसकी वैल्यू 1 से N तक कुछ भी ले सकते हो। अगर ये नहीं लिखोगे ना तो फिर डबल हो जाएगा, मतलब इस नोटेशन में। हालांकि वरना आप जानते हो कि माइनस A1 इंटरसेक्शन A2 माइनस A1 इंटरसेक्शन A3 माइनस A1 इंटरसेक्शन A4 एंड सो ऑन, पेयर वाइज जितने हो सकते हैं सब लिख दो, यस। आगे प्लस 3 एट अ टाइम, ठीक है ना? तो यहाँ भी I लेस देन J लेस देन K, इंडेक्स जो इंडेक्स है ना यहाँ पे उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जैसे 1 2 3, तो अब इसको सफल नहीं करना, वो वही आ जाएगा सफल करोगे, इसलिए हमने इसको ऑर्डर्ड कर दिया कि सफल नहीं करना कि A1 A2 A3 फिर A3 A2 A1 ले लिया, वो सेम ही आ जाएगा, तो इसीलिए। तो आगे भी तो 3 एट टाइम प्लस ले लिया, फिर ऐसे ही माइनस होगा प्लस होगा चलता रहेगा। एंड में क्या होगा? उन लोगों का इंटरसेक्शन का प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन n तो मुझे पता नहीं है क्या है। जैसे ये आ जाएगा सबके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन AN तक। अब n तो पता नहीं, देखो जब एक ले रहे थे बाहर प्लस का साइन है, जब तुमने 2 सेट्स लिए तो बाहर माइनस का साइन है, जब 3 सेट्स लिए तो प्लस का साइन है, तो यहाँ n सेट्स लिया तुमने एक साथ तो क्या होगा? -1 टू द पावर n या n प्लस 1? N+1। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं। देखो जब 1 था तो प्लस था, एक सेट है, तो जब 2 सेट्स है तो माइनस है, तो तुम लोग यहाँ -1 की पावर 2 प्लस होना चाहिए था, बट ऐसा तो है नहीं। 3 के लिए प्लस है ना, इस तरीके से। सो n के लिए -1 की पावर n+1 या n-1 भी चलेगा, n नहीं चलेगा। -1 की पावर n नहीं चलेगा ना, वरना 2 के लिए प्लस हो जाएगा यहाँ पे। सो इस फॉर्मूले का नाम है इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला, बस उसका एक्सटेंशन है ये, ठीक है ना। अगर इसको मैं यूज करके आपको बताऊं तो जैसे मान लो ऐसा होता है A यूनियन B यूनियन C यूनियन D, इसी को यूज करके तो ये हो जाएगा PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस A इंटरसेक्शन C माइनस, ठीक है ना। सो अब तो 2 एट अ टाइम लेना है। 2 कितना होगा? 4C2, 4C2 की वैल्यू 6 आती है, 6 पेयर्स बनेंगे। सो AB AC AD
BC BD, ठीक है, वही 5 हुआ, CD। सो ये 2 एट ए टाइम ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना। अब मैं पूरा स्पेस बचा नहीं है तो सीधा लास्ट वाला लिख देता हूँ। तो प्लस चलता रहेगा 3 एट ए टाइम पे, प्लस चलता रहेगा 4 एट ए टाइम पे क्या आ जाएगा, माइनस। सो ये चलता रहेगा डॉट 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 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस तरीके से देख लो। सो इसमें किसी को डाउट है कुछ? इन फैक्ट probability A union B union C union D is less than equal to PA plus PB plus PC plus PD। ओके, ये वेन डायग्राम से इजीली देखा जा सकता है। अब दिस इज मोर देन इक्वल टू, सो यहां होगा PA plus PB plus PC plus PD। सो टेकन 1 एट अ टाइम। इसको थोड़ा उधर शिफ्ट कर देता हूं इससे। तो आगे होगा माइनस A इंटरसेक्शन B इस तरीके से, ठीक है। सो फिर से देखो, इस जो इनइक्वालिटी जो मैं अभी लिख रहा हूं इसका नाम है बोनफेरोनी इनइक्वालिटी, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू विकेरवेथ की। सो ये मैं पिछले उसमें भी लिखा था, यही चीज यहां भी लिखा था। देखो, यू आर टेकिंग 1 एट अ टाइम एंड देन सबट्रैक्टिंग 2 एट अ टाइम, तो ये क्वांटिटी हमेशा कम होगी इससे, और अगर जस्ट यू आर टेकिंग 1 एट अ टाइम तो ये ज्यादा होगी। सेम चीजें यहां की गई हैं। अब इसको मैं जनरलाइज कर देता हूं, तो जनरलाइज करूंगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो इसका नाम है, मैं इधर ले देता हूं, सो दिस इज बोनफेरोनीज इनइक्वालिटी, ठीक है। ये सिलेबस का पार्ट है, भी दिखा रहा हूं सिलेबस में। सो इन जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ AIs I from 1 to n, मतलब A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू AN, दिस विल बी लेस देन। कोई बताओ इन जनरल क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं अपर बाउंड, इसको देख के बताओ। Sum of I 1 to n. यस, समेशन ऑफ AIs I from 1 to n, और लोअर बाउंड क्या होगा, Summation of I 1 to n P of AI minus यस, तो समेशन ऑफ AIs I from 1 to n माइनस, अब टेकन 2 एट अ टाइम, यही ना, I less than j and it can take value 1 to n। सो ये है अपर बाउंड, ये है लोअर बाउंड। इस इनइक्वालिटी का नाम है बोनफेरोनी इनइक्वालिटी, जिसका स्पेशल केस ऊपर लिखा है और पिछले उसमें भी लिखा है। 2 के लिए तो इक्वल ही हो जाएगा। देखो, जब तुम्हारे पास सिर्फ अगर मैं ये फॉर्मूला 2 के लिए लिखूं, मतलब n इज इक्वल टू 2, तो मुझे बताओ कोई लोअर बाउंड क्या होगा। n मेरा 2 है, तो व्हाट इज लोअर बाउंड, मैं बोलना चाह रहा हूं A plus B minus A1 intersection। हाँ, वो फॉर्मूला आ जाएगा ना यूनियन वाला। सो यहाँ है A1 यूनियन A2, सो जब उसको खोलोगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 माइनस A1 इंटरसेक्शन A2, ये आ जाएगा। मतलब दिस एंड लेस देन इक्वल टू ये है। सो हालांकि ये तो इक्वल होता ही है, क्या ही दिक्कत है, ये इसके इक्वल है, यहाँ लिखा हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटर और इक्वल, ये कहता है ग्रेटर हो या इक्वल हो, ये देखना है। सो ठीक है,
ठीक है। सो एक और इसमें रिजल्ट होगा। सो फिर मैं आता हूँ, सिलेबस दिखाते हैं बड़ी। सो एक और इनइक्वालिटी है। सो ये क्या कहता है कि अगर तुम यहां से देखो, सो probability of A intersection B can be written as A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, यही ना। तो मुझे क्या इक्वल, मुझे मोर देन इक्वल टू डिसाइड करना है। तो एक काम करो, डायरेक्ट में ले लेता हूँ इक्वलिटी क्या है। तो ये कहता है कि जो A इंटरसेक्शन B है इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी मोर देन इक्वल टू होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। ये चीज है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जो होगी दैट इज मोर देन इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। इसको प्रूव भी किया जा सकता है अगर तुम चाहो तो, ठीक है ना। अब कुछ रिमार्क्स हैं, जैसे कुछ रिमार्क में ये है कि लाइक सो हम जानते हैं कि A जो है हमेशा सबसेट होगा ओमेगा का। सो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो होगी वो लेस देन इक्वल टू 1 होगी। इसका रीजन ये है क्योंकि A अगर सबसेट है B का, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये कुछ रिमार्क्स हैं, ठीक है ना। अगर मान लो तुम्हारा ओमेगा है, सैंपल स्पेस कुछ इस तरह से है जिसके अंदर पॉइंट्स है लेट्स से x1 x2 xn, ठीक है ना, एंड this is equally likely या outcomes are equally likely this and so मैं इससे क्या दिखाना चाह रहा हूँ अभी जो तुम्हारा क्लासिकल डेफिनेशन था या जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थी उसकी बात करना चाह रहा हूँ। सो outcomes are equally likely, so equally likely है। so probability of each event मान लो xi कितनी हो जाएगी, कोई बताओ मुझे। अगर ये इक्वली लाइकली है आउटकम्स, सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर xi पॉइंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। सो दिस इज जस्ट 1 अपॉन n। एंड अगर मान लो कोई सेट है, मान लो कोई A सबसेट है ओमेगा का, तो इन दैट केस जस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो होगा, या मैं बोलूं अगर A में कोई एलिमेंट है लेट्स से, हाँ ठीक है, मतलब A सबसेट है ओमेगा का एंड A मान लो तुम्हारे पास है सपोज x1 से लेके xm तक, जहां ऑब्वियसली m जो होगी वो लेस देन n होगी या लेस देन इक्वल टू n होगी। तो इस केस में then in this case what is the probability of A, ठीक है ना। तो इसमें जस्ट हो जाएगा m by n, और ये वही फॉर्मूला नहीं है जो हमारे पास था इस तरह से कि A में m आउटकम्स हैं और सैंपल्स में n है, तो m अपॉन n हो गया। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि इक्वली लाइकली है और दूसरा n फाइनाइट होना चाहिए, है ना। और यहाँ जो n होगा ऑब्वियसली n फाइनाइट होगा, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। जीरो हो नहीं सकता ना, तो नॉन जीरो फाइनाइट नंबर होगा।
और अगर आपसे मैं पूछूं, एक चलो क्वेश्चन लिखता हूँ सिंपल आसान सा क्वेश्चन है, इफ A intersection B is a subset of C, then choose true statement। इस तरह क्वेश्चन जैम में आ जाते हैं आजकल, ठीक है ना। सो मान लो ऑप्शन ए है कि प्रोबेबिलिटी A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट इज लेस देन इक्वल टू C कॉम्प्लीमेंट। ये ऑप्शन बी है, probability of A complement plus probability of B complement is more than equal to probability of C complement। ठीक है ना, ये सबसेट लिखा हुआ है यहाँ पे। कुछ भी लिख दो यहाँ पे ना, जैसे बताओ इस तरह कर पाओगे थियोरेटिकली? थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन हो गया, इवेंट पे बेस्ड। फर्स्ट ही सही है, ओके। बाकी लोग? अच्छा, बी सही है। बाकी लोग डिसाइड कीजिए, एक ही ना आंसर बताए। अच्छा, कुछ लोग चैट में बता रहे हैं बी, ठीक है। बी। तो मुश्किल नहीं लग रहा ना, तो इजी सा लग रहा फिर तो। जस्ट आप सिंपली डिसाइड कर पाएंगे ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है सी का, तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे आप, तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये उल्टा हो जाएगा। या अभी ऐसे मत करो, डायरेक्टली कर लो। तुम सीधा सीधा दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी लगा लो, ये होता है ना डिलेशन। अब इसको कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने की हम लोग कोशिश करते हैं। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, या वो तो लिख ही दिया कॉम्प्लीमेंट हमने, जस्ट दिस। चेक कर लो, लिख सकते ना ऐसा? जिनको हवा नहीं लग रहा उनके लिए इसको मैं लिख सकता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, यही ना। सो बाय डी मॉर्गन्स लॉ आप ऐसे लिख पाएंगे इसको।
और यहाँ ओके है ना, सबको समझ आ रहा ना? ये डायरेक्ट रिमार्क 2 से हो जाएगा सीधे। डायरेक्ट रिमार्क 2 से कैसे? A सबसेट ऑफ B, हाँ हाँ यानी कि A इंटरसेक्शन B सबसेट ऑफ C। हाँ हाँ तो रूल्स इनइक्वालिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B विल बी लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ C। अच्छा अच्छा, तुम मुझसे कर रहे हो। हाँ मतलब वो कई सारे प्रूफ्स हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है हाउ डू क्लिक। मैं प्रॉपर फॉर्मली कर रहा हूँ। सो ये भी लगा सकते हो अगर तुम इससे करना चाहते हो तो। सो यू कैन यूज दिस ऑल्सो, है ना? मतलब किसी भी तरीके से कर सकते हो, एग्जाम्पल लेके भी तुम कर सकते हो। सो इफ यू वांट टू, मैं इससे चूंकि मैं फॉर्मली यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इस तरीके से और भी तरीके हो सकते हैं जैसे आप कह रहे हो, वो भी सही है। सो उस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी करके देख लो, बात आ तो आ जाएगा यहाँ से भी ऐसे ही, है ना? सो 1 माइनस आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अभी तत्काल है लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ C कॉम्प्लीमेंट। यहाँ कॉम्प्लीमेंट लिख लो। अब देख लो क्या होगा। सो यहाँ से जस्ट मतलब प्रूफ के कई सारे तरीके हो सकते हैं ना, आपको अगर इजीली क्लिक करेंगे, डिपेंड करता है किसको कैसे क्लिक कर रहा है। अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो इट्स फाइन, वो भी सही है ना? कई सारे तरीके हो सकते हैं। अब आप चाहो तो माइनस हटा दो, तो माइनस हटाओगे तो वो हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, 1 1 कैंसिल करो, माइनस माइनस कैंसिल करो। सो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, दिस इज मोर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ C कॉम्प्लीमेंट। अब इसको देख लो ध्यान से, है ना? अब ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इज मोर देन दिस, है ना? सो इसीलिए हो गया। सो आगे मैं इसी को अगर लिखूं, ठीक है, देखो मैं क्या कह रहा हूं। तो ये वहां से आया, ठीक है, देख लो एक बारी, किसी को डाउट हो तो बताना, ठीक है ना? हमने क्या किया, माइनस माइनस कैंसिल किया, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया और 1 1 कैंसिल किया। दिस क्वांटिटी जो होगा लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। सो मैंने बहुत लेंथी प्रूफ लिखा है ना, सो आप लोगों ने इजीली कर लिया उस तरीके से, ठीक है? सो ये क्वांटिटी इससे ज्यादा है और ये इससे ज्यादा है, तो इससे हो गया। ओके, बाकी और भी तरीके जो बता रहे थे कि डायरेक्टली इफ यू वांट टू यूज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। हाँ ठीक है, मे बी सही हो जाएगा। सो प्रूफ्स का इस डिफरेंट वे हो सकता है ना, एग्जाम में एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट बच्चा डिफरेंट तरीके से अप्रोच कर सकता है। सो एनीवे, किसी को डाउट है अभी इसमें कुछ? चलो थोड़ा सिलेबस पे आते हैं, क्या क्या डिस्कस कर लिया। हाँ हेलो सर जी, सर ऑप्शन सी भी तो हो सकता है, ऑप्शन इक्वल का साइन तो वही है। हाँ, लेकिन क्या हमेशा होगा? जैसे आप कोई ट्रू बोलते हैं ना, तो ऑलवेज ट्रू होगा क्या? क्वेश्चन ये है। तो कोई, अब उसके लिए मुझे कोई एग्जांपल लेना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। जैसे ये है मोर और इक्वल, तो कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। ये भी हो सकता है कुछ सिचुएशन में, लेकिन जब आप इसको ट्रू टिक करेंगे तो आप ये कहना चाह रहे हैं हर सिचुएशन में ऐसा ही होगा। तो क्या ऐसा हमेशा होगा? कैसे चेक करेंगे? तो मुझे दिखाना पड़ेगा इसको। तो कोई एग्जांपल लेके आप देख लीजिए, कोई ऐसा एग्जांपल बनाओ जिसमें ऐसा हो रहा हो। आप एक ABC लो, कुछ ऐसा जिसमें ऐसा हो रहा हो, और आप चेक करो ये गलत आ जाएगा। एक दो एग्जांपल लेके, मतलब अगर गलत दिखा तो एग्जांपल से गलत दिखा देंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी भी तो हो सकती है, इक्वालिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो क्या ये ट्रू तब कर सकते हैं सी ऑप्शन को जब वो इन जनरल ऑलवेज ट्रू होगा। कोई ऑप्शन ट्रू कब होते हैं? जब वो इन जनरल ट्रू होंगे, है ना? यहाँ ऐसा लिखा है कि चूज ट्रू स्टेटमेंट। तो ट्रू मतलब जो हमेशा ट्रू होगा इस सिचुएशन में। समझ आया? हाँ, तो आपको एग्जांपल ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे, आप बना के देखिए। यू चूज ABC सच दैट दिस हैपेंस, और आप ये फाइंड करो और ये फाइंड करो, देखो डिफरेंट आएगा। कुछ एग्जांपल जरूर ऐसे मिल जाएंगे। चलिए, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया अभी? सो अभी डिस्कस कर लिया है ना, बोल्स इनइक्वालिटी, ये वाला ठीक है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये एडिशन थ्योरम हो गया,
प्रॉपर्टीज देख लिया। सो अभी थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज को। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है? सो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब ज्योमेट्री से रिलेटेड एक्चुअली। अच्छा, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी आई थिंक एक सेक्शन गुप्ता कपूर में अलग से है, गुप्ता कपूर में भी एक उन्होंने अलग से एक टॉपिक बना रखा है ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी का बुक में। इसका सिंपल सा वो है, जैसे मैं एक एग्जांपल भी लिखा था वो लेंथ वाला, है ना, तो वो भी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी का ही पार्ट होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ इंटरवल आप ले रहे हैं, है ना। जैसे मैं अगर बोलूं चलो कि जैसे हमने भी डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं पढ़े हैं, जस्ट हम ए बी ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन सही समझाना चाहता हूं तुम्हें, फिर मैं फॉर्मूला लिख दूंगा। सो क्वेश्चन ये है, so if we select randomly a point या uniformly a point, ठीक है, a point on interval AB, so what is the probability that it will fall in interval a by 2 से, सॉरी a by 2 नहीं, a to b by 2। सो ये आपको समझ आ रहा है मैं पूछना क्या चाह रहा हूं? समझिए, देखो समझ आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन पढ़ के देखो। मैं इस इंटरवल से यूनिफॉर्मली कोई भी एक पॉइंट उठा रहा हूं, ठीक है। सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये यहां मान लो b बाई 2 यहां पॉइंट है, इस इंटरवल का पॉइंट सेलेक्ट कर पाएंगे, क्या प्रोबेबिलिटी? या मैं इसको कुछ और भी कर सकता था, जैसे मैं करता 3b बाई 2, नहीं 3 बाई 2 नहीं, 2b बाई 3, इस तरीके से कर देता मैं, लाइक दिस। सो क्या अप्रोच लगाओगे इसमें आप लोग? अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूशन भी आप सोच सकते हो हालांकि रैंडम वेरिएबल, लेकिन हमने वो नहीं पढ़ा, तो हम सिंपली ऐसे ही ट्राई करेंगे वेरिएंट वाले तरीके से। कोई आइडिया देना चाहेगा? जो लगा है यस, तो सिंपली जैसे अब जब लाइन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो आप लेंथ पे जो मेजर लोगे, प्रोबेबिलिटी लोगे, वो लेंथ पे बात करेंगे हम। जब 2D मतलब 2D लाइन की बात कर रहा है तो हम लेंथ पे बात करेंगे, ठीक है। सो यहाँ सिंपली क्या होगा, क्या आंसर आ जाएगा इसका? Length of A to B by 3 plus length of A. हाँ, सो लाइक इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये मैं थोड़ा आसानी से कर देता और तो चलो कोई नहीं। तो सिंपली यहाँ क्या करेंगे, जो प्रोबेबिलिटीज है ए बी, और यहाँ मान लो कहीं कहीं पे एक पॉइंट ले लो, सपोज यहाँ पे है 2 बाई, मान लिया ऐसा कुछ है ना, 2 बाई 3 के आगे जाएगा इस तरीके से। सो सिंपली क्या होगा, यहाँ जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, सो जैसे लिखता हूँ मैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी सीधा, ये कहीं ना कहीं थोड़े ज्योमेट्री आपको यूज करना है। ज्योमेट्री मतलब ये है कि यूनिफॉर्मली है, तो ये होगा लेंथ ऑफ सैंपल स्पेस, या तो ऐसा लिख लो कि जो मेरा सैंपल स्पेस था वो ये है, और जो हमारा इवेंट ई है वो ये है। अब आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पूछ रहा है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो हमारे पास आंसर आएगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू length of this interval, so length of E upon length of A,
सो ये हो गया आपका 2b/3 माइनस a अपॉन b माइनस a। किसी को डाउट है इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जब यूनिफॉर्मली आपने किसी लाइन से पॉइंट सेलेक्ट किए तो उसमें जो हमारा प्रोबेबिलिटी होगा वो लेंथ पे मेजर होगा, ठीक है, लाइन पे है तो। ओके है, हाँ या ना बताओ, इज फाइन। जैसे दूसरा क्वेश्चन मान लो ये है कि लाइक if we choose a point randomly from a region xy such that x is between 0 and 3, y is between 1 and 3, ठीक है। So find the probability that that point will fall into region set of xy such that x between 1 and 2 and y between 1 and 2। बताइए इसका आंसर, अब ट्राई करके देखिए। सो यहाँ कहीं ना कहीं ज्योमेट्री आपको यूज करनी होगी। सर जी सर वो रूट अंडर जो मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला था उससे करना पड़ेगा? नहीं, अब यहाँ पे एक कौन से डायमेंशन का इसका सैंपल फिगर बना के देखो तो सैंपल स्पेस मैंने क्या लिया, 0 से 3x। सो x y, x है 0 से 3 और y है आपका 1 से 3, तो आपका ये है सैंपल स्पेस। ठीक, अभी देखो यही है ना, 1 से 3y और x 0 से 3, तो ये है आपका सैंपल स्पेस जिससे पॉइंट आपने सेलेक्ट किया। अब इसके अंदर आपको बोला है इसके अंदर क्या बोला है कि x है 1 से 2, तो x है 1 से 2, 1 से 2, तो 1 2 3, सो 1 से 2 और y है 1 से 2, y भी 1 से 2, सो 2 यहाँ पे है, x 1 से 2 और y 1 से 2, इसका इंटरसेक्शन है। ये जो रेड रीजन लिख रहा हूं मैं, ये आपका इवेंट है। सो दिस इज योर इवेंट E, विजिबल है कि नहीं रेड? सो जो रेड कलर है वो इवेंट E है, 1 2, और ये भी 1 2, और आपका जो व्हाइट कलर है वो सैंपल स्पेस है। सो हाउ विल यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी? सर एरिया निकालना पड़ेगा? यस, सो यहाँ पे चूंकि 2D ग्राफ है, सैंपल स्पेस इस तरह एक रीजन है, तो आपको एरिया यूज करना है। इस तरह क्वेश्चन क्लास 10th में मैंने देखा था, वहां भी होता है कि हेलीकॉप्टर कोई है, सो दैट विल फॉल इनटू दैट, या कोई लेक है या पॉन्ड है, इस तरह क्वेश्चन है वहां पे कि यू थ्रो दिस, थ्रो अ स्टोन। सो लेक का तुम्हें दे रखा है डायमेंशन, अब कोई हमने थ्रो किया स्टोन, सो व्हाट इज द चांस इट विल फॉल इनटू दिस रीजन, ऐसा कुछ। सो यहाँ आपको एरिया से करना पड़ेगा। तो इस तरह क्वेश्चंस का क्या होगा, सो यू हैव टू फाइंड यूजिंग, ठीक है। सो जैसे E आपका इवेंट ये है, दिस इज योर इवेंट E एंड दिस इज योर सैंपल स्पेस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E यहाँ पे होगा एरिया ऑफ
ई अपॉन एरिया ऑफ एस। सो आपको कैसे डिसाइड करें कहाँ लेंथ कहाँ एरिया यूज करना है? सैंपल स्पेस जब लाइन था, कोई इंटरवल था, तो वहां पे लेंथ यूज करने हैं, है ना। लाइन का तो लेंथ होता है ना, 2D है तो एरिया यूज करना है, अभी 3D होगा तो वॉल्यूम यूज करना है, इस तरीके से। सो एरिया ऑफ ई, सो बताओ इसका एरिया कितना है इस रीजन का, देख के बताओ कोई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी है? कोई बताओ भाई। सो सैंपल स्पेस का 6 है और ये आपका लेंथ जस्ट 1 है और ये भी 1 है, तो 1 इंटू 1 1, तो आंसर इज 1/6। चेक करो, किसी को डाउट है तो पूछो। चलो सिमिलरली अगर मैं पूछ लूं तो जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे कोई होता है ना, तुम्हारे पास क्या होता है कि मगर इस तरह से तुम्हें ऐसे मैं 3D का क्वेश्चन बना दूं, समझ रहे हो ना, सेम तरीके से। सो मान लो इस तरह, सपोज ये XYZ है, ऐसा मान लिया मैंने, ये ओरिजिन ले लिया, तो मान लो ये 2 लेंथ का है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, ओके। सो इफ वी सेलेक्ट a point uniformly from a cube of dimension, या सिंपली मैं ऐसा लिख दूं, जीरो टू क्रॉस 02 ये समझ आता है तुम लोग क्या है? XYZ, ठीक है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है। या इसको मैं ऐसा लिख दूं कि XYZ सच दैट XYZ तीनों के वैल्यू 0 से 2 के बीच है, तो ये क्यूब बना देगा, ठीक है ना। एंड सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी the selected point will fall into cube। जैसे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं क्यूब बना सकता हूँ, इसके अंदर मैं कोई सिलेंडर बना दूं इस तरह से। सो ठीक है ना, तो इस तरह क्वेश्चन कर पाओगे। समझ पा रहे हो, मतलब ज्योमेट्री से यूज कर रहे हैं। तो लाइन है तो लेंथ, मतलब 1D है तो लेंथ, 2D है तो एरिया, 3D है तो वॉल्यूम, इस तरीके से। तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? ठीक है ना, तो इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम ऑफ E अपॉन वॉल्यूम ऑफ ओमेगा, सो दिस इज 1/8, इस तरीके से। अब एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं जो जैम में ही आया था, देखो। ये जैम के पेपर में दिखा देता हूं, शायद अब उसमें ढूंढना पड़ेगा। लो करो, यही क्वेश्चन करो। यू ट्राई क्वेश्चन नंबर 20, जो मैंने अभी कराया उसी पे बेस्ड है, वो तो जैसा ही है, हालांकि थोड़े अलग हो सकते हैं, बट यू ट्राई क्वेश्चन नंबर 20, आप लोग ट्राई करके बताओ। एवरीवन प्लीज ट्राई। अभी मेरा लग रहा है यहीं पे आज खत्म करूंगा मैं।
क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। ट्राई करो, इसको ट्राई करो, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो यू टेक 5 मिनट टाइम, ट्राई क्वेश्चन नंबर 20। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इधर इसको वो कर देता हूँ, है ना। विजिबल है कि नहीं? रीड कर पाओगे तुम लोग? कर पा रहे हो रीड? अरे भाई हाँ ना बोलो, सब कहाँ सोए हुए सब? यस सर। ठीक है ना, इसको आप सॉल्व ट्राई करके देखो क्या होगा। मैं स्टार्ट करूं या वेट करूं? अभी सॉल्व करना स्टार्ट करूं क्या? नहीं सर, थोड़ा सा सोच लेते हैं। जी ट्राई कीजिए, जैम का आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये नहीं कोई फालतू क्वेश्चन तो है नहीं, पूछा हुआ है।
अब यहाँ लेंथ एरिया और ऐसा कुछ है नहीं, बस तुम्हें खुद दिमाग लगाना है क्या ऐसा होगा। हो भी सकता है कुछ ऐसा, बट यू हैव टू थिंक योरसेल्फ। सर एक इनइक्वालिटी समझ में आ रहा है। हाँ, एक तो इन्होंने रैंडम वेरिएबल मिक्स कर दिया क्या इसमें? अच्छा रैंडम वेरिएबल मिक्स कर दिया ना, फिर भी हो जाएगा, मतलब रैंडम वेरिएबल बिना यूज किए भी हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, कोई तीन साइड ट्रायंगल कब बनाती है, मतलब कोई तीन लाइन सेगमेंट ट्रायंगल कब बना सकती है? जब दोनों साइड का सम इस साइड से बड़ा हो। यस, सो उससे हो जाएगा क्वेश्चन। कह रहा है कि पी क्यू बी लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ बीटा। सो सी 0 से बीटा लेते हैं इस तरह से, एंड मिड पॉइंट इसका r है। सो r मिड पॉइंट है, मतलब ये बीटा बाई 2 लेंथ है, ये भी बीटा बाई 2 लेंथ है। अब कह रहा है कि अ पॉइंट s इज चूजन एट रैंडम ऑन पी क्यू। अच्छा एक मिनट, नाम तो दिया नहीं मुझे, रुको। सो इट वाज लाइन वाज पी क्यू, इसका लेंथ था बीटा इन ऑल, है ना, टोटल बीटा था लेंथ। और दिस पॉइंट इज r, सो बीटा बाई 2 लेंथ है, r मिड पॉइंट है, a is chosen from PQ। अच्छा, so PQ can be anywhere, x be the distance from S to P। x क्या है? डिस्टेंस है फ्रॉम S to P। so S whatever you choose, मान लो S तुमने यहाँ ले लिया, कहीं भी S you choose here, तो S to P का लेंथ x है, और x क्या है? एक्चुअली रैंडम वेरिएबल आ गया ना, तो मैं ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा रैंडम वेरिएबल नहीं है। सो रैंडम वेरिएबल हैव यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन 0 1। कहने का मतलब ये है, अभी रैंडम वेरिएबल भूल भी जाओ तो बस ये मानना है कि x कोई नंबर है जिसकी वैल्यू 0 से बीटा के बीच है। मान लो रैंडम वेरिएबल मैं यूज नहीं कर रहा इसको, सो x इज एनी नंबर बिटवीन 0 एंड बीटा, तो x कुछ भी हो सकता है 0 से बीटा के बीच। तो पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट PS, QS एंड PR फॉर्म द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो सिंपल लॉजिक ये है कि जो PS प्लस QS will be more than PR and बाकी ऐसी जो भी पेयर बनेंगी, फिर हो जाएगा PS plus PR is more than QS and then और क्या बच गया? QS plus PR is more than PS। so ये तीन कंडीशन है, तीनों एक साथ है। अब इसको सॉल्व करके देखना है आपने। सो यहाँ से तुम्हें लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो मैंने क्या बोला, ये x है, कौन सा? PS, दिस पॉइंट इज P, दिस इज S हेयर। मतलब मुझे ठीक से बनाना चाहिए, देखो। सो मुश्किल तो नहीं है हालांकि। दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज R, दिस पॉइंट इज S, दिस लेंथ इज X, ठीक है, होल लेंथ इज बीटा, this length is beta by 2। so मैं लेंथ को ऊपर लिखता हूँ, सही रहेगा। so this length is x। अभी रैंडम वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं करते तो भी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये है बीटा बाई 2, दिस इज बीटा बाई 2 एंड ये भी बीटा बाई 2 ही है हालांकि। so this is x। so ये कितना है? अच्छा तुम्हें किसकी जरूरत है? PS की। तो चलो ऐसे देख लेते हैं, PS, QS and PR। so can you tell me the length कि PS का लेंथ कितना है? T2S, इसमें देखो, so this is X। Q2S, बीटा माइनस एक्स। हाँ तो ये हो गया बीटा माइनस एक्स। PR बीटा बाई 2। ओके, सो अब इसी को आपको यहाँ पुट करना, देखो क्या कंडीशंस आती हैं। प्रोबेबिलिटी, सो जब PS प्लस QS मोर देन PR, PS प्लस QS, तो बीटा मोर देन, तो ऑब्वियसली इसको ये सैंपल स्पेस के इक्वल आ गया। ये कॉमा लगा है मतलब इंटरसेक्शन है, कॉमा मींस इंटरसेक्शन एंड। सो पहला तो ये ऑलवेज ट्रू है, तो सैंपल स्पेस के इक्विवेलेंट होगा, तो नो प्रॉब्लम, ये ट्रू है हमेशा। इसकी बात करनी है PS प्लस PR, ठीक है ना। ये इससे क्या आएगा? इससे आएगा कि बीटा इज मोर देन बीटा बाई 2, विच इज ऑब्वियसली ट्रू। सो कुछ इंटरसेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं। सेकेंड इज PS प्लस PR मोर देन QS, PS प्लस PR। सो सिंप्लीफाई कर लो, x प्लस बीटा बाई 2 बराबर बीटा माइनस एक्स, ऐसे ना। सो क्या आएगा? इसको सिंप्लीफाई करो, पुट करके बताओ सेकेंड जो है क्या इनइक्वालिटी देगी आपको।
सिंप्लीफाई करके बताओ x के टर्म में। टू एक्स इज मोर देन बीटा बाई टू, ऐसा कुछ, तो x इज मोर देन बीटा बाई फोर, ऐसा कुछ आएगा क्या? चेक करो। ऐसा नहीं है। ओके, वेरीफाई करना बाकी लोग, अंधविश्वास ठीक नहीं होता, ठीक है ना। बाकी लोग अपना खुद कैलकुलेशन करके चेक करो कि दूसरे इक्वलिटी से क्या आएगी। तीसरे से क्यू एस प्लस पी आर, क्यू एस प्लस पी आर, ओके, मोर देन पी एस, सो 2x इज लेस देन 3 बीटा बाई 2, सो x इज लेस देन 3 बीटा बाई 4। चेक करो क्या ये आएगी? चेक करो भाई, हाँ या ना। तीसरी वर्ड ये देगी कि नहीं? तो इतना टाइम लग रहा है। कोई वेरीफाई करके बताओ तीसरी इनइक्वालिटी से क्या आएगी, थर्ड वाली से। क्यू एस विच इज बीटा माइनस एक्स, पी आर विच इज बीटा बाई 2, एक्स तो एक्स उधर है ना। अरे हाँ ना बोलो भाई, सब थक गए क्या अभी तक इतने टाइम में? ये ट्रू है कि नहीं? थर्ड इनइक्वालिटी। ओके, अब देखो यहाँ से इस इंटरसेक्शन लोगे इन तीनों का, तो इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो कह रहा है ट्रू है हमेशा, तो इन दोनों को कंबाइन कर दो तो ये आया। अब यही डिसाइड करना, देखो तुम्हारा x जो है 0 से बीटा के बीच है, वही लेंथ वाला सीन आ गया, ठीक है ना। कि अब तुम्हारा क्या है कि अब तुम्हारे पास क्या है एक्चुअली कि जो x था ना, वो 0 से बीटा के बीच कुछ भी हो सकता था x, ठीक। अब तुम्हारे पास बोल रहा है कि x की वैल्यू बीटा बाई 4 से 3 बीटा बाई 4 के बीच होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? बीटा बाई 4 से 3 बीटा बाई 4 के बीच होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो वही लेंथ वाला चेंज यूज कर लो, यहाँ पे यूनिफॉर्मली लिखा है इसीलिए। कितना होगा? 1/2। सो यहाँ से आ गया तुम्हारे पास जस्ट तुम क्या करोगे, ये प्रोबेबिलिटी जो होगी, इसका इंटरवल का डिफरेंस 3 बीटा बाई 4 माइनस बीटा बाई 4, लेंथ ऑफ दिस इवेंट अपॉन लेंथ ऑफ सैंपल स्पेस बीटा माइनस 0, तो ये फाइनली आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4 2/4, जो कि 1/2। तो ये 1/2 आ गया आंसर, चेक करो। चूंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली मतलब वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन से भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन अभी मैंने ये यूज किया है। इस कुछ क्वेश्चन और हैं इस तरीके के, अभी आगे वाला ही कराऊंगा मैं। ये टॉपिक जब खत्म हो जाए एक बार प्रीवियस पेपर में कराऊंगा ही, जो भी इस टाइप के आए होंगे। ये क्वेश्चन हम टॉपिक वाइज करते चलेंगे, टॉपिक वाइज भी करेंगे और ईयर वाइज भी करेंगे बाद में। अभी मैं तुम्हें भेज दूंगा इसका वो करके, एक जगह इकट्ठा करके। अभी जैसे एक बार सिलेबस हो जाएगा उस टॉपिक का, तो पहले एक बार टॉपिक वाइज प्रीवियस पेपर करेंगे और फिर बाद में एक बार टॉपिक के साथ साथ। हाँ, टॉपिक एक बार हो गया तो फिर एक बार जो क्वेश्चंस आए उस पे सारे करेंगे। फिर जब एक बार पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तो एंड में क्रैश कोर्स में लॉन्च करूंगा, तो जो बच्चे अपने जो होंगे वो तो करेंगे ही, कुछ नए भी ज्वाइन करेंगे तब। तो उस टाइम क्या है कि एक एक क्वेश्चन ईयर वाइज हर साल के ऊपर डिस्कस करेंगे, 23 का, फिर 22 का, 21 का, एक एक करके एक एक क्वेश्चन। हाँ, तो आपका फिर एक बार प्रीवियस पेपर रिपीट हो जाएगा। और आपका भी काम है घर पे बैठ कर 3-4 बार और करना, ताकि ऐसे कोई कॉन्सेप्ट ना हो जो आपसे मिस हो जाए, जिससे एग्जाम में नुकसान हो, वो चीज़ है। तो ऐसा देखने रहा कोई 3 इस तरह था कि लाइक सेंटीमीटर था उसमें,
हाँ यही ढूंढ रहा था। लो अभी के लिए ये करके देखो। सो क्वेश्चन नंबर 57 यू ट्राई। मैं इसको यहाँ वो कर देता हूँ। देखो विजिबल है, जल्दी ट्राई करो, बताओ 57 का आंसर क्या आएगा। ये भी जैम का ही है। जी ये भी जैम का ही है। उसमें जितने क्वेश्चन वो जैम और गेट के ही हैं, एक साथ है, मर्ज है सब। और ड्राइव में अपलोडेड है, तुम चेक कर सकते हो आप। यस, किसी को कुछ पूछना है क्या? देवजीत कुछ पूछना है आपको? by 3. 1/6। 3 1/3, अच्छा 1/6, 1/3 और कुछ? और किसी का आंसर कुछ आ रहा है? चलो इसको खत्म करते हैं, टाइम भी शायद होने वाला है। तो क्या कह रहा है ये कि 2 पॉइंट्स आर चूजन एट रैंडम ऑन अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर। सो कोई लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ है 9 सेंटीमीटर, मान लो 0 से 9 का इंटरवल है, और द प्रोबेबिलिटी दैट द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज लेस देन 3 सेंटीमीटर, है ना? तो ओके
सो कोई दो पॉइंट तुम चूज कर लो, मान लो x है y है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? mod of x minus y. हाँ, क्योंकि मैंने भी x पहले y, हो सकता है x पहले y, कोई भी हो, x पहले हो या बाद में हो, इसके बीच का डिस्टेंस मॉड x माइनस वाई हो गया ना। सो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज लेस देन 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस वाई इज लेस देन 3। ठीक है, अब एक्स वाई कहाँ से चूज किया? तुमसे पूछूं यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या है? एक्चुअली पता है सैंपल स्पेस क्या, जो मैं लिख रहा था, एक्स वाई सच दैट एक्स वाई दोनों की वैल्यू 0 से 9 के बीच है, इस तरीके से। ये सैंपल स्पेस तुम्हारे यहाँ पे, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो 09 क्रॉस 09, मतलब तो ये हो गया। और अब इसका ग्राफ बना लो, ग्राफ बना सकते हो इसका। तो अगर मैं तुम्हें बना के दिखाऊं सैंपल स्पेस का ग्राफ, फिर इसका ग्राफ, सो लाइक 0 से 9, 0 से 9 मान लो इस तरह से है। तो ओके, तो ये तुम्हारा सैंपल स्पेस 0 to 9, 0 to 9। और क्या करना है मुझे? तो मुझे अब ग्राफ बनाने हैं इसके। तो जब भी तुम देखो, तुम क्या करते हो, जब भी तुम्हें कहीं इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना होता है, पहले इक्वालिटी का ग्राफ बनाते हो, फिर तुम इनइक्वालिटी बनाते हो ना, तो इक्वालिटी का ग्राफ बना लो। मतलब ये कि तुम ग्राफ बनाओ पहले मॉड x माइनस वाई इक्वल टू 3 का, मतलब x माइनस वाई या तो 3 है इसका ग्राफ, और x माइनस वाई माइनस 3 भी हो सकता है। सो x माइनस वाई इज 3 और x माइनस वाई इज माइनस 3। सो ओके, सो x माइनस वाई इज 3, x माइनस वाई इज माइनस 3। ग्राफ बना सकते हैं ना इसका। सो x0 मतलब x 3, 6, 9, चलो ऐसा लेते हैं 3, 6, 9। सो x को जब तुम 3 पुट कर रहे हो तो y तुम्हारा 0 हो जाएगा, तो x को 3, y 0। ठीक है, और यहाँ पे जब तुम x को 6 और y को 3 रख रहे हो तो x 6 और y 3, x 6 होगी तो y 3 होगी, है ना। और यहाँ पे x 9 है तो y 6 है ना। ये इसकी ग्राफ बना रहा हूँ मैं। सो एनीवे तुम इजीली ग्राफ बना सकते हो, इतना एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रफली मैं ग्राफ बना देता हूँ। सो ये है, सो ये पॉइंट जो तुम्हारे पास है ये 9, 6। सो ये तुम्हारा है x माइनस वाई इक्वल टू 3। सिमिलरली तुम ग्राफ बनाओगे तो ये आएगा तुम्हारा x माइनस वाई माइनस 3, x माइनस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई माइनस 3। ओके, ये लाइन है, थोड़े से पीछा हो गया ना, तो इस तरीके से होगा। अब बताओ तुम्हें क्या था तुम्हारा कि मॉड x माइनस वाई, जो मॉड x माइनस वाई वो लेस देन 3 है। तो होता क्या है कि इसको अगर तुम ओपन करोगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई को लेस देन 3 मोर देन माइनस 3 है, यहाँ है ना। सो ये और ये रीजन है तुम्हारा, ये रीजन है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तुम्हें। दिस इज द रीजन यू वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। सो क्या करोगे, 2D है तो एरिया से ही काम कर लो, क्योंकि यूनिफॉर्मली है ना डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे यूनिफॉर्मली था। कोई दिक्कत नहीं है, एट रैंडम चूज किया तो यूनिफॉर्मली होगा। सो सिंपली तुम बताओ टोटल एरिया कितना है, तो यहाँ से मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पे। सो प्रोबेबिलिटी दिस, टोटल एरिया कितना है सैंपल स्पेस का, सैंपल स्पेस का एरिया कितना है भाई, ये सैंपल स्पेस है 81। तो सैंपल स्पेस का एरिया 81, और इस वाले रीजन को देखो, उसका एरिया बताओ। तो इसका रीजन निकालने से बेटर ना टोटल में से तुम इन दो ट्रायंगल को बाहर कर दो, तो आ जाएगा ना। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना आसान है, क्योंकि ये लेंथ 6 है और ये लेंथ भी 6 है। तो 6 6 36, तो हाफ इंटू 6 इंटू 6 कितना
तो 18 प्लस 18 36 हो गया ना, 81 में 36 घटा दो, कितना आया? बोलो। अब बाकी लोग वेरीफाई करो भाई, 35 ही आएगा। हाँ 81 माइनस 36 45 45 बाई 81 कटेगा 5/9। तो ये आंसर है। तो तुम लोगों का सबका गलत हो गया, एक ने 1/6 एक ने 1/3 बताया था। सो इस रीजन का ग्राफ बनाया और इसके ग्राफ मतलब इसका जो एरिया 2D में है ना, तो इसका एरिया अपॉन सैंपल स्पेस का एरिया, सैंपल स्पेस ये है और तुम्हारा इवेंट ये है ना। ई जो था मेरा इवेंट ई जो है हमारे पास, सो क्या हो रहा है, सो जो इवेंट ई हमारे पास है वो था जस्ट मॉड x माइनस वाई लेस देन 3, यही था ना, तो ये इवेंट था। एनीवे चलो ठीक है, आज इतना ही रखते। तो आज हमने क्या क्या किया है, सो आज हमने थोड़ा बहुत टॉपिक डिस्कस किए हैं। सो हमने डिस्कस किया ज्योमेट्रिक डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, एडिशन थ्योरम जो कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन है, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, बूलियन इनइक्वालिटी, बोनफेर इनइक्वालिटी। अब कल मतलब अगली क्लास में, अब कल तो नहीं, आज फ्राइडे हो गया ना, मंडे जो होगी, तो ये स्टार्ट डिस्कशन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन रूल, थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, पेयरवाइज। तो ये अगले क्लास में खत्म हो जाएगी, तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर एक क्लास में इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में वो डिस्कस करेंगे और फिर ये अगले टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ पूछना है, किसी को कुछ बताना है? अदरवाइज यही खत्म करते हैं आज। ओके गुड नाइट। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।